हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एकुडान। दोस्तों, आज के सेशन में हम एमसीक्यूज़ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ करंट लाइबिलिटीज़ आर सच ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले आपको बता दूँ करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं यानी वो कर्ज जो आपको एक साल के अंदर पे कर देने होते हैं। दो तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ यानी वो कर्ज जो आपको एक साल के पहले पे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी वो कर्ज जो आपको एक साल के बाद पे करना है। करंट लाइबिलिटीज़ आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड। ए विद इन 1 ईयर, ए विद इन 2 ईयर्स, बी विद इन 1 ईयर, सी विद इन 3 ईयर्स, डी नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी बता दिया करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें एक साल के अंदर पे करनी है। बी यानी सेकंड इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंप्यूटर ओन बाय फर्म आर क्लासिफाइड एज। किसी फर्म के पास जो उसके कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ए फिक्स एसेट, बी करंट एसेट, सी लिक्विड एसेट, डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, किसी भी फर्म के पास चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीनरी है, ऐसे एसेट्स जिनका हम यूज़ करते हैं, जिसका हम ओवर ए पीरियड साल दर साल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम नॉर्मली हम नहीं बेचते, ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। यानी वो एसेट्स जिनका यूज़ करके हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। राइट आंसर इज़ फिक्स एसेट। क्योंकि करंट एसेट्स का आंसर नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स वो हैं जो एक साल के अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिनका हम हर साल साल दर साल मतलब आने वाले समय में हम उनका यूज़ करते हैं टू जनरेट द रेवेन्यूज़। कंप्यूटर या बाकी जितने भी एसेट्स जिनका हम साल दर साल यूज़ करते हैं, आने वाले समय के लिए यूज़ करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उनको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। राइट आंसर इज़ ए फिक्स एसेट्स। सी जो लिक्विड एसेट है, ये भी वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स में कैश भी आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं। लेकिन लिक्विड एसेट में स्टॉक नहीं आता। बस करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट में यही फ़र्क है कि जब हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें बाकी एसेट के साथ स्टॉक भी आता है, लेकिन लिक्विड एसेट में स्टॉक नहीं आता। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ए वाज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ कार इज़ डेबिटेड टू। कार बेचने पे अगर हमें लॉस हुआ तो उसको हम डेबिट कहाँ पे करेंगे? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी कार अकाउंट, सी डेप्रिसिएशन अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि कोई भी हमारे लॉसेस जो होते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स पे हैं या एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी बताया था। तो जितने भी लॉसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी डालते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं डालते, उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंस आते हैं जो आपके किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार जो है किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं आ रहा, तो ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। राइट आंसर इज़ लॉस ऑन सेल ऑफ कार इज़ डेबिटेड टू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि रूल भी होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेल्स आर इक्वल टू। सेल्स किसके बराबर होती हैं? ऑप्शन ए इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन सी इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये तो आपको मुझे लगता है कि पता ही होगा कि हमारी जो सेल्स होती हैं, हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो आपने सीखा भी होगा 6 सेम में। हम अपनी कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं? प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ इज एक्सपेंस पेड फॉर सेल ट्रेड इज शोन। अगर हम सेल पे कोई एक्सपेंस करते हैं, गुड्स बेचने पे हमारा कोई एक्सपेंस आता है, तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? तो ऑप्शंस आर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ऑन डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, डी ऑन एडिशन टू द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। सबसे पहली बात यह कि जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो करते हैं कुछ एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस सबसे पहली बात ये आ गई, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में तो नहीं आते। तो लास्ट की दो ऑप्शंस तो इसमें नहीं आएंगी। अब हमें देखना है कि एक्सपेंस ऑन सेल। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस परचेज पे आएंगे, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने पे एक्सपेंस आएंगे, जैसे गुड्स खरीदी उसका कैरेज दे दिया, वो डायरेक्ट हैं। और गुड्स जब हमने अपने गोडाउन में लाई या गुड्स हमने मैन्युफैक्चर कर ली, उसको मार्केट में जो पहुंचाना है डिस्ट्रीब्यूट के लिए,
तो वो इनडायरेक्ट है। तो एक्सपेंस ऑन सेल हो गया कि जब हमने कोई गुड्स बेची उस पे हमने कोई कमीशन वगैरह किसी को दे दी, या कोई ऐड हमने कर दी, या हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट के बनने के बाद के हों, आपको पता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और किस साइड में आते हैं? डेबिट साइड में। सो आंसर इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो ए ऑप्शन है वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस, सेल पे कोई एक्सपेंस आए इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, और प्रोडक्ट के बनने के बाद के एक्सपेंस हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिक्स्थ इज गुडविल इज ए। गुडविल हमारा कौन सा एसेट है? ए फिक्टिशियस, बी टेंजिबल, सी इंटेंजिबल, डी एक्सपेंस। तो याद है आपको मैंने बताया था कि गुडविल हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट है। मैंने कहा था इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते या जिनको छू नहीं सकते। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन कहीं दिखाई नहीं देती, ना हम इसको टच कर सकते हैं। सो इट इज़ एन, ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। सो गुडविल हमारा क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेवंथ, रिटर्न इनवर्ड्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्राम। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब मैंने क्या बताया था? रिटर्न इनवर्ड्स मतलब हम इसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न एक ही बात है, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। कहता है रिटर्न इनवर्ड अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड दी है तो इसको हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे? तो मैंने अभी बताया रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, इट मीन्स ये सीधे सेल से ही माइनस होगी। सो ऑप्शन हमारे पास थे परचेज में से बी सेल, सी रिटर्न आउटवर्ड, डी नन ऑफ दिस। परचेज में से रिटर्न नहीं, रिटर्न इनवर्ड माइनस नहीं करते, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं। तो हम इसको कहाँ से माइनस करेंगे? सेल्स। सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न्स या फिर रिटर्न इनवर्ड हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल को डिक्रीज़ कर देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। एट्थ इज डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन। डेप्रिसिएशन हम किस एसेट पे प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जो डेप्रिसिएशन है ये हमेशा ही हमारे फिक्स एसेट्स पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये एसेट्स हमारे जो हैं फ्यूचर में यूज़ होते हैं। मतलब ये साल दर साल हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में काम आते हैं। तो साल दर साल इनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो वो जो वैल्यू कम, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट्स पे हम लगाते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम इज़ एन। कोई भी इनकम जो एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है, जो हमें हमने रिसीव नहीं हुई, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, वो हमारे लिए एक एसेट है। आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लाइबिलिटी बताया है, बट इट इज़ एन एसेट। सो आप इसको एज एन एसेट मानोगे कि कोई भी इनकम जिसकी सर्विस हम प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। सो इट इज़ एन एसेट। चलें दोस्तों नेक्स्ट इज़ द मैनेजर इज़ एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर की कमीशन कितनी है? प्रॉफिट का 5% बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन, ठीक है, और उसकी कमीशन डिडक्ट करने से पहले। अब प्रॉफिट हमारे पास 2100 का है, तो मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, इसके लिए आपके पास 2100 का प्रॉफिट है, राइट। मैनेजर की कमीशन कितनी है? 5%। तो सीधा 5% कैलकुलेट करोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा 105, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। सो राइट आंसर इज़ बी, यानी 105। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रीपेड, ये प्रीपेड नहीं है दोस्तों, इसको आप पढ़ोगे प्रीपेड। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड होता है एडवांस में पे करना। तो आपने प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट इज शोन एज, आपने जो रेंट एडवांस में दे दिया उसको हम कैसे शो करेंगे? एन एसेट, ए लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस, डी इनकम। रेंट अगर आप एडवांस में दे रहे हो तो वो आपके लिए एक एसेट होता है, क्योंकि आपने वो रेंट एडवांस दिया है, अभी वो सर्विस नहीं ली। फ्यूचर में आप उस चीज़ को यूज़ करोगे जिसके लिए आप एडवांस रेंट दे रहे हो, लेकिन अभी आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो फ्यूचर में दिया हुआ रेंट आप वापस भी ले सकते हो, इसलिए वो आपके लिए एक एसेट है। सो राइट आंसर इज़ एन एसेट। ए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब आपने किसी का पैसा देना है, यहाँ पे तो आपने एडवांस पेमेंट की। एक्सपेंस भी नहीं है, एक्सपेंस तब होगा जब आप उस सर्विस को यूज़ कर लोगे। जब आपने रेंट दे दिया, प्रीपेड रेंट है, और मान लो जितनी देर के लिए रेंट आपने एडवांस दिया वो आपने बिल्डिंग यूज़ कर ली उस पीरियड में, तो जब आप उस बिल्डिंग को यूज़ कर लोगे तब वो आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, और जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते तब तक वो आपके लिए एक एसेट है। वो इनकम तो इसमें नहीं है, क्योंकि आपको कोई इसमें अर्निंग नहीं हो रही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़
स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, स्टॉक को हम किस प्राइस पे वैल्यू करते हैं? ए कैश प्राइस, बी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सी कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, डी नन ऑफ दिस। ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ कि स्टॉक को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। स्टॉक की हम क्या वैल्यू लेते हैं? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दिस इज़ नॉट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये ऑफ नहीं है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। कॉस्ट का मतलब जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा, और मार्केट प्राइस का मतलब जो अभी उसका प्राइस है। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी आपने स्टॉक को उस वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सो स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज़ असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। हमें अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें मैंने बताया था कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, या फिर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, या फिर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरह की बैलेंस शीट होती है, ठीक है, इस तरह से एक बैलेंस शीट होती है। एक तरफ आप एसेट्स लिख देते हो, एक तरफ आप लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स के टोटल में से आपके जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो छोड़ माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल आ जाएगी। अब ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, डेट पे डिपेंड करेगा। अगर साल की शुरुआत की डेट ले रहे हो, जब साल शुरू हुआ तो वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। अगर साल के एंड की डेट ले रहे हो तो वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। या अगर पिछले साल की आप डेट ले रहे हो तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, और अगर करंट ईयर की डेट ले रहे हो तो वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। सो कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। तो कोई भी कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अडॉप्ट करते हैं? ए स्मॉल फर्म, बी जॉइंट स्टॉक कंपनी, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी नन ऑफ दिस। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया था, नॉर्मली हम डबल एंट्री पे काम करते हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ये पूरी अकाउंटिंग नहीं करते, यानी ये डबल एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं करते, ये सिंगल एंट्री पे काम करते हैं। कैश आया उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये सिंगल एंट्री पे यानी एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। और ये कौन लोग करते हैं? जो छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं वो ये काम करते हैं। सो इट्स द आंसर इज स्मॉल फॉर्म। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको कैलकुलेट करना है, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, प्रॉफिट निकालने का। तो उसमें जो मैंने फॉर्मूला बताया आपने उस फॉर्मूले के हिसाब से जाना है। स्क्रीन छोटी है तो पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख पाऊँगा, मैं यहाँ वो लिख देता हूँ जो इसका आंसर है। कैपिटल एट द एंड, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? जो क्वेश्चन मार्क है वो है ड्राइंग्स। तो इसके लिए आपको सिंगल एंट्री सिस्टम जो मैंने करवाया था उसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, नेट प्रॉफिट निकालने का या ओपनिंग कैपिटल निकालने का या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, अब वो वीडियो देखो, पूरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो ड्राइंग्स आएंगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर। जो हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हैं इनमें हम क्या बना सकते हैं? ए लेजर अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी स्टेटमेंट ऑफ फेयर, डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, जो हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसमें हम लेजर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एंट्री पे काम होता है। सिंगल एंट्री मतलब एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लेजर में तो हमें दोनों एस्पेक्ट चाहिए। एक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसकी भी लेजर बनती है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी भी बनती है। तो लेजर से नहीं बन सकती क्योंकि हम सिंगल एंट्री पे यानी एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन सकता क्योंकि लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, और अगर लेजर ही हमने नहीं बनाई तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन सकता। स्टेटमेंट ऑफ फेयर हम इसमें बना सकते हैं क्योंकि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करके ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम बना सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो दोस्तों, ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अगेन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के भी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इस पे लेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट के भी MCQs। तो आप इसको तैयार रखें, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।